हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग कक्षा 11 और 9 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग सेल के कोशिकांगक के विषय में पढ़ रहे हैं। कोशिकांगक सेल के सेल ऑर्गेनल्स के विषय में पढ़ रहे हैं। तो सेल के सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं सेल वॉल, फिर पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद पढ़ चुके हैं हम लोग प्लास्टिड्स, फिर उसके बाद पढ़ चुके हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, जो क्या है आपका राइबोसोम। राइबोसोम कह लीजिए, राइबोसोम कह लीजिए, जो कह लीजिए, इसका नाम राइबोसोम। ठीक, ये राइबोसोम क्या है? अभी हम अपने कई सेल ऑर्गेनल्स जो हम बताए उसमें हमने बताया कि 70 एस राइबोसोम, ये एस राइबोसोम, वो एस राइबोसोम पाया जा रहा है। तो ये राइबोसोम क्या है, अब यहाँ पर आप डिटेल में इसको देखेंगे। तो देखिए, ये राइबोसोम जो है ये कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांगक होता है। कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांगक होता है। खासियत इसकी, यह राइबोसोम जो है, हिंदी में लिख सकते हैं आप, राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आवरण विहीन, पहले लिखेगा आवरण विहीन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं सबसे छोटा कोशिकांगक है। क्योंकि आप लोगों को शिकायत हो रही थी इस बात की कि अंग्रेजी में सर बहुत ज्यादा लिखा है, तो ये क्या है कि आप लोगों को अब कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को हिंदी में लिख करके समझाएं आप लोगों को। वैसे बायोलॉजी के ज्यादातर चीजें इंग्लिश में है, जैसे देख लीजिए राइबोसोम है, तो राइबोसोम को राइबोसोम ही कहते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें और चाहे आप अंग्रेजी में लिखें। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी दोनों ही भाषाओं में। राइबोसोम क्या है? ये राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला सेल है, तो सेल के अंदर पाया जा रहा है। आप देखे हैं, आपको बताया गया था जब सेल का स्ट्रक्चर बताए थे, तो सेल के स्ट्रक्चर में बताए थे कि सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम कोशिकांगक बताए हैं, तो इसमें जब हम माइटोकॉन्ड्रिया बताए हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम आपको राइबोसोम बताए हैं। आपको जब हम क्लोरोप्लास्ट बताए हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी हम आपको राइबोसोम बताए हैं, तो इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, तो देखिए है क्या, तो यह राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला आवरण विहीन, अभी तक जो हम आपको बता रहे थे क्लोरोप्लास्ट को देखे थे आप, तो क्लोरोप्लास्ट में हम कहते थे कि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कि 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इसमें। ठीक, फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया बताए, तो उसमें भी हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, इसको भी हमने डबल मेम्ब्रेनस कहा। लेकिन ये जो है आवरण विहीन होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसमें मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती, कोई भी आवरण इसमें नहीं होता, इसलिए लिखे आवरण विहीन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी कि इसको जो है कि नॉर्मल स्टेनिंग के द्वारा या फिर नग्न आंखों से, नॉर्मल स्टेन करके नग्न आंखों से ऐसे नहीं देखा जा सकता है, यानी कि इसको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। राइबोसोम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है।
इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। फिर एवं सबसे छोटा कोशिकांगक है, ये बहुत ही छोटा, पूरे कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांगक है ये। ठीक, इतनी चीजें कंफर्म हुई कि राइबोसोम कोशिका में पाया जाने वाला आवरण विहीन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं सबसे छोटा कोशिकांगक है। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट कि ये है क्या, राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन ने सेम की जड़ों से पृथक किया, सेम की जड़ों से पृथक किया। ठीक, तो राइबोसोम को सबसे पहले रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक, रॉबिन्सन ने सेम की जड़ों से इनको पृथक किया, राइबोसोम को सेम की जड़ों से पृथक किया, सेम की जड़ से निकाला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा से और सेम की जड़ से निकालने के बाद तो इनको कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी छोटी छोटी जो आवरण विहीन थी, परंतु इन्होंने उसको नाम नहीं दिया था कोई। इसको नाम देने का श्रेय जो है वह जाता है पैलाडे को, यानी कि खोज का श्रेय भी किसको जाता है? इन लोग सिर्फ देखा था लेकिन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था कि ये है क्या, कैसे है, तो खोज का श्रेय जाता है किसको? पैलाडे को। तो खोज का श्रेय किसको जाता है? खोज का श्रेय तो खोज का श्रेय जाता है पैलाडे को। दो चीजें, तो पहली चीज आपने देख लिया कि राइबोसोम जो है वो क्या है? आवरण विहीन है, कोशिका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है और सबसे छोटा कोशिकांगक है। दूसरा चीज कि राइबोसोम को सर्वप्रथम रॉबिन्सन ने सेम की जड़ से पृथक किया, लेकिन क्या है, कैसे है, कुछ बता नहीं पाए, और खोज तो उसको बताने का काम, नाम देने का काम जो किया पैलाडे ने किया, इसलिए खोज का श्रेय भी किसको जाता है? पैलाडे को जाता है। बना किससे होता है? तो ये राइबोसोम जो है आपका, ये राइबोसोम आरआरएनए ये स्मॉल आर जो यहाँ पर लिखते हैं ये राइबोसोम को इंडिकेट करता है, और ये क्या है? आरएनए है, तो इसको पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो राइबोसोम जो है आरआरएनए और प्रोटीन से बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो है कि राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन दोनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। आरआरएनए और प्रोटीन ये दोनों चीजें क्या है? समान मात्रा में पाए जाते हैं। आरआरएनए का मतलब क्या है? देख लीजिए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए का क्या मतलब होता है? इसको भी तो आप लोग जानते होंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है आपका? आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और ये क्या है आपका? ये आर छोटे आर का मतलब राइबोसोम, छोटे वाले आर का मतलब है राइबोसोम, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम किससे मिलकर के बना है? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक, अब अगर देखा जाए, नोट करते जाइएगा सारी चीजों को।
अब दूसरी चीज इसमें जो है सबसे मेन चीजें कि जो आरएनए है, यह आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो इसके प्रकार में बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। अगर कहा जाए काइंड्स ऑफ राइबोसोम, सॉरी आरएनए नहीं, राइबोसोम कहा जाए तो राइबोसोम के कई प्रकार मिले हुए हैं। हमको डिटेल में अभी पूरा बताएंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसको मतलब थोड़ा जो आपके लिए आवश्यक है आपके क्लास के लिए वो चीजें हम बता रहे हैं। अगली क्लास में जब जाएंगे या फिर अगला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे इससे संबंधित, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें काइंड्स ऑफ आरएनए में अगर देखेंगे तो यह दो प्रकार से दो आरएनए पाए जाते हैं मेन। तो मेन जो दो प्रकार हैं वो है आपका 18S और 70S, 80S और 70S आरएनए। तो 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 18S, और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S। प्रोकैरियोट में पाया जाता है 70S और यूकैरियोट में 80S पाया जाता है। अब 80S जो बना होता है ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। 80S भी बना होता है दो सब यूनिट, यानी कि दो यूनिट होते हैं इसमें। तो कौन कौन से होते हैं? 60 और 40। ये 60S और 40S से मिलकर के बना होता है 80S आपका। 70S किससे मिलकर के बना होता है? 70S मिलकर के बना होता है 30 एंड 50, 30S एंड 50S, 30S और 50S। इसके और भी काइंड्स होते हैं। 30S भी बनता है कई सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S भी कई सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, 55S भी पाया जाता है, 33S भी पाया जाता है, 5S भी पाया जाता है। उन सबको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अलग से। ठीक, तो अभी देखिए अब क्या है ये काइंड्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम कितने प्रकार का है? दो प्रकार हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, 70S 80S। अब 80S किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। 80S बना होता है दो सब यूनिट से मिलकर, एक 40S एक 60S, और 70S भी बना होता है दो सब यूनिट से मिलकर के, एक 30S और एक 50S। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये यस क्या है। तो यस एक बार आया था तो मैंने कहा था कि हम जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये यस क्या है। तो देखिए जो यस है, ये यस क्या है कि यस इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यस का मतलब है यह एक यूनिट है जिस यूनिट का नाम है श्वेडबर्ग यूनिट। श्वेडबर्ग यूनिट, जिसका नाम है श्वेडबर्ग यूनिट। वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इस श्वेडबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस यूनिट की खोज की थी कि यह कैसे बना है 70S, ये कैसे बना है 80S। तो यह यस जैसे यूनिट आप लोग पढ़ते हैं ना, मात्रक पढ़ते होंगे फिजिक्स में कि ये क्या है, दूरी का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है। तो उस प्रकार से ये जो राइबोसोम्स हैं, सबसे छोटे जो कण है, छोटे छोटे जो कोशिकांगक है कोशिका के, इनकी भी एक यूनिट है जिसको यस से हम लोग डिनोट करते हैं, और यस का मतलब होता है श्वेडबर्ग यूनिट। तो ये कैसे श्वेडबर्ग जो वैज्ञानिक थे कैसे इसको आखिर कैसे ये 30S 50S जैसे आप लोग जोड़ रहे होंगे तो 30 50 80 हो गया तो गड़बड़ हो गया, यहाँ 50 और 40 100 60 और 40 100 हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया। तो ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे है। तो समझ लीजिए कि जैसे क्या है कि एक कोशिका, कोई भी एक सेल, आप जानते हैं ना कि पूरी बॉडी हमारी कोशिका से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, वो ऊतक अंग का निर्माण करता है, वो अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र से ही हमारा पूरा शरीर मिल बनता है। तो पूरा जो उसमें से एक कोशिका निकालिए। अब कोशिका के अंदर क्या है? कोशिकांगक है। राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर है ना। तो ये कोशिका के अंदर जो कोशिकांगक है, अब उनकी क्या किया कि बस एक सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, है बड़ी टेढ़ी चीज,
इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो बस एक सीधी भाषा में अपने अपने जो लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इसको एक कंटेनर लिया, जैसे मिक्सी होता है, मिक्सर जिसमें चटनी उटनी पीसा जाता है, मसाला पीसा जाता है। तो इसने क्या किया कि इन्होंने मिक्सर में ले लिया इसको, समझ लीजिए वॉशिंग मशीन जो मशीन थी इसको निकालने के लिए, तो उस मशीन जो थी वह क्या थी कि जो वॉशिंग मशीन है हमारी, वह सेम टू सेम वॉशिंग मशीन के तरह ही मशीन थी, जिसका नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। मशीन का नाम था क्या? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन थी वो, मशीन का नाम था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का नाम तो था, लेकिन जैसे वॉशिंग मशीन होता है ना, वॉशिंग मशीन में जिस कपड़ा जा नीचे एक चरखी होती है, और चरखी क्या होती है, घूमती है चारों तरफ, पानी उसमें चारों तरफ घूमता है, कपड़ा भी घूमता है, तो कपड़ा जैसे धुलता है तो जो उसमें धूल के जो कण होते हैं, तो धूल के कण क्या होते हैं, कपड़े में से निकल करके वो क्या नीचे बैठ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और पानी के रास्ते बह जाते हैं नाली में। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी। तो ये मशीन का नाम क्या था? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। और उस मशीन में जो उसका खोज किसने किया था? इसका यश का खोज किया था स्वेडबर्ग ने। स्वेडबर्ग के नाम पर ही इस यूनिट को कहा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। वह मशीन जिसमें इसको खोजा गया वह था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। इस मशीन में क्या किया इन्होंने, मान लीजिए जैसे इसमें चरखी लगा होता है, तो इस मशीन में क्या किया कि सेल को समझ लीजिए कि एक सेल को डाल दिया, इसमें सेल ले आए, सेल को डाल दिए। अब इस सेल को क्या मशीन चला दिए, सेल की हो गई पूरी चटनी बन गई, सारे कोशिकांगक उसमें टूट गए, अलग हो गए। अब जो कोशिकांगक अलग हुए इसमें से, तो स्पेशल हमको राइबोसोम के विषय में अध्ययन करना था। तो राइबोसोम को जब देखा तो इसकी जो स्पीड थी वो एक ही तरफ चल रही थी, ऐसे गोल गोल। जब एक ही तरफ चल रही थी तो एक ही तरफ चलने वाली मशीन थी, बहुत तेजी से, बहुत ही तीव्र गति थी इसकी। और उसी गति से जिस गति से ये चल रही थी, तो राइबोसोम्स जो हैं, तो राइबोसोम्स क्या है, आपके कोशिका में भी पाए जा रहे हैं और कोशिकांगक में भी पाए जा रहे हैं। प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम है, यूकैरियोट में भी राइबोसोम है। तो हम अंतर कैसे करेंगे कि किसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जा रहा है? तो इन्होंने इस मशीन में अलग अलग कोशिकाओं को डाला और उनमें राइबोसोम को अध्ययन किया कि कितना स्पीड चलने के बाद यह राइबोसोम का कण नीचे बैठ रहा है, कितने स्पीड चलने के बाद। तो ये जो इसका स्पीड था, जितने चक्कर थे, तो चक्कर चलने के बाद वैसे ठीक जैसे धूल का कण नीचे बैठ जाता कपड़े में से निकलकर, तो ऐसे ही जितने चक्कर चले उसके बाद बैठ गया। तो उसी स्पिन पर इसने स्वेडबर्ग ने डाल दिया कि जिस समय यह बैठा, जितने देर तो क्या करके राइबोसोम का कण नीचे बैठेगा, तो वह उसका नाम वही दे दिए कि 30 यस। फिर जो आए 50 यस, उसका और पार्ट कितने में बैठा 50 यस, उसके बाद टोटल मिला करके क्या बोल दिए कि 70 यस। ठीक है, तो यस जो यूनिट दिया उन्होंने, तो यस यूनिट दिया उन्होंने इस आधार पर, उसके बैठने के आधार पर। ठीक है, तो जो इसकी स्मॉलर सब यूनिट होगी 30 यस और जो इसकी लार्जर सब यूनिट होगी वो 50 यस। 80 यस में स्मॉलर सब यूनिट 40 यस और लार्जर सब यूनिट 60 यस। ठीक, खोज किसने किया था यस का? स्वेडबर्ग ने खोज किया था, इसी के नाम पर इसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। इस मशीन में खोज किया था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में। और इसमें कराया क्या गया था? सेंट्रीफ्यूजन कराया गया था। सेंट्रीफ्यूजन माने केंद्रीकरण कराया गया था, यानी जो राइबोसोम है वह केंद्रक में मशीन के अंदर जाकर के बैठे, किस स्पीड से बैठ रहे हैं उसी आधार पर इन्होंने अलग अलग यूनिट्स में इनका विभाजन किया। तो ये चीज समझ में आ गया कि यस क्या है। अब ये राइबोसोम दो प्रकार के मुख्य रूप से, और भी प्रकार आपको बताए हैं लेकिन आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ये दो प्रकार के राइबोसोम हो गए, तो राइबोसोम के दो प्रकार देख लिए। अब इनकी और भी चीजें, ये काइंड्स ऑफ राइबोसोम, तो इस प्रकार से 80 यस और 70 यस। राइबोसोम की उपस्थिति अगर देखा जाए तो उपस्थिति के आधार पर यह राइबोसोम दो प्रकार के, मतलब ये जो दो प्रकार के राइबोसोम 80 यस और 70 यस। 80 यस किसमें पाया गया? यूकैरियोट में। 70 यस किसमें पाया गया?
प्रोकैरियोट में पाया गया। ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई एंगल नहीं है, कहाँ से मुड़ जाएगा। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर के क्या होते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे जमा रहते हैं, इस पे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। हो भी सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, दोनों जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही ये राइबोसोम क्या होते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं। तो चिपके हुए किसकी सहायता से रहते हैं, राइबोफ्लोरीन। तो राइबोफ्लोरीन नाम का केमिकल होता है, जिसके कारण यह राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, राइबोफ्लोरीन के कारण ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। अभी हम जब नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको इसको बताएंगे कि ये कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं। तो राइबोफ्लोरीन के कारण इस पे चिपके हुए रहते हैं। राइबोसोम करता क्या है, बेहतर तरीके से आप लोगों को पता होगा कि इसका काम क्या है। राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण। अब ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे करेगा, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करेगा, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जो शब्दों का ही तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। तो संश्लेषण का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसिस और हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। एक तरह से इसका मतलब होता है बनाना, यानी कि उसको किसी भी चीज को बनाना जो होता है, मेकिंग करना, वही समझ लीजिए कि संश्लेषण होता है। तो ये राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में कैसे भाग लेता है, तो यह एक आपका पूरा चैप्टर है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो यह एक आपका चैप्टर है जिसके विषय में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। यह 2 चरणों में संपन्न होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसके विषय में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। जब ये क्या होता है, सेल खत्म हो जाता है, तो इसके सेकेंड ईयर में आपका ये टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेकेंड ईयर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी इसके विषय में बहुत ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, तो लेकिन ये स्टेप जान सकते हैं आप लोग। राइबोसोम का काम क्या क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना। और प्रोटीन संश्लेषण 2 चरणों में होता है। एक होता है आपका ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये 2 चरणों में प्रोटीन संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है। कैसे होती है, सेकेंड ईयर में हम लोग इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक। जो राइबोसोम है, अब एक चीज और है कि ये राइबोसोम अकेले भी रह सकता है। अगर अकेले है राइबोसोम, मान लीजिए अकेला कण राइबोसोम का है, एक यूनिट अकेले है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अकेले है तो मोनोसोम कहते हैं। क्योंकि सोम है तो सोम का मतलब क्या हो गया, राइबोसोम से रिलेटेड है। अब मोनो का मतलब हो गया एक, मोनो का मतलब हो गया एक, और ये रिलेटेड है क्या, राइबोसोम से। अकेले है, अगर कई राइबोसोम आपस में मिल रहे हैं तो कई राइबोसोम आपस में मिलेंगे कैसे, बात ये आती है कि राइबोसोम के कण आपस में मिलेंगे कैसे। देख लीजिए, एक है तो मोनोसोम हो गया। वहीं पर ये मान लीजिए कि अगर 2 राइबोसोम के कण आपस में मिले हुए हैं, 2 राइबोसोम के कण, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। यानी कि डिप्लो माने 2 और सोम क्या है, राइबोसोम से रिलेटेड है। अब यही 1 और 2 न हो करके बहुत सारे राइबोसोम आपके एक साथ
जुड़ जाएं ऐसे, एक साथ जुड़ जाएं तो ये क्या हो गया आपका, इसे कहेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम जुड़े कैसे ये, तो जुड़े ये कि जैसे होता है ना कि रस्सी में एक एक जगह गांठ बांध दी जाती है, तो वो क्या है कि एक गांठे क्या है कि इनको क्या किया गया है कि पिरोया गया है, बांधा गया है किसमें, mRNA में। किसमें, mRNA। mRNA क्या है, जब हम लोग पढ़ेंगे आरएनए न्यूक्लिक एसिड तब हम बताएंगे। mRNA मैसेंजर आरएनए होता है। तो मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं कि संदेश वाहक आरएनए, हिंदी में कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। इसके पास प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश होता है कि किस प्रोटीन को संदेश, किस प्रोटीन को कोड करना है, कौन सा प्रोटीन की कमी है जिसको बनाना है, इसलिए इसको संदेश वाहक आरएनए कहते हैं हम लोग। नाउ है, ठीक। तो ये क्या हो गया, नाउ मतलब नाई होते हैं ना कि किस चीज की कमी है, यहाँ है पहुंचाइए, वहां हो पहुंचाइए, तो ये जाकर के बताने का काम करता है कोशिका में mRNA। तो ये लिए हुए हैं सारे राइबोसोम को आपस में बांधे हुए हैं कौन, mRNA। अब इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर ये जो लगे रहेंगे आरएनए के ऊपर ही, ये राइबोसोम के ऊपर tRNA आपका क्या रहेगा, tRNA ऐसे लगा हुआ होता है, tRNA होता है। अब tRNA पर क्या है कि न्यूक्लिक एसिड लगे होंगे या न्यूक्लिक एसिड होंगे। ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे सेकेंड ईयर में, लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मात्र इतने से मतलब कि पॉलीसोम का निर्माण कैसे होता है, इसे बोलते हैं पॉलीसोम। जुड़े किसकी सहायता से रहते हैं, mRNA की सहायता से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोनोसोम, डिप्लोसोम और पॉलीसोम। ये आपका ये कोशिकांगक हुआ यहाँ पर फिनिश राइबोसोम।